तो देखिए, जैसे कि हम ये पढ़ रहे थे कि ज्वर में वमन कब देना है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर हमने संहिता नहीं पढ़ी होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से ज्वर में हमें वमन देना है और कब देना है। क्या पेशेंट हमारे पास अपने ज्वर की कंप्लेन लेकर के आया, तुरंत हमें उसे वमन दे देना है क्या? तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है, अनुपस्थित दोषाणाम वमन दाने दोषा, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर दोषों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जब हमें वमन देना चाहिए और उस कंडीशन में आपने वमन दे दिया तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसका भी वर्णन करा है। तो आप ये सोचिए कि संहिताएं जो हैं आपको हर एक चीज़ से बचाते हुए चलती हैं। हाँ, वो आपको हर चीज़ का इंडिकेशन देती है कि अगर आपने गलती से कर भी दिया है नादानी में, बिना कोई दोषों का विचार करते हुए, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि हाँ ये इस चीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं, तो आपको क्या होगा, आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे ना कि हाँ, कि अरे मैंने इसको गलत कंडीशन में वमन दे दिया था तो इसमें ये सिम्टम्स निकल कर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है कि ज्वर में यवागु का प्रयोग। अब आप ये सोचिए कि हम ये तो पढ़ देते हैं कि यवागु का प्रयोग करना चाहिए, यवागु बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्वर की कौन सी कंडीशन में हमें यवागु का प्रयोग करना है वो मैटर करता है। यवागु के गुण क्या है, यवागु हमें किसके लिए हितकर नहीं है, ठीक है। फिर हमें तर्पण किसका करवाना है, जीर्ण तर्पणस्य ज्वरितस्य भोजन विधानम, ठीक है। ज्वरित के क्या, तर्पण के क्या भोजन का विधान करना है। अन्य काले ज्वरिताय दंत धावनम, यानी कि जो ज्वर वाली कंडीशन है उसमें दंत धावन की हमें क्या मेथड रखनी है। ज्वर में हमें कषाय का क्या विधान है, ठीक है। तरुण ज्वर में कषाय रस निषेधा, यानी कि कभी कभी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि तरुण ज्वर में किसका निषेध है, तो नीचे वो मधुर रस, अम्ल रस, कषाय रस इस तरीके से लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो तरुण ज्वर में किसका है, कषाय रस का निषेध होता है। फिर ज्वर में यूष का विधान कैसे करना है, सर्पी का विधान कैसे, यूष में हमें कब सर्पी मिला करके देनी है, कब हमें मांस रस का प्रयोग करना है ज्वर में। अब देखिए राज्यक्षमा वाला ज्वर है तो राज्यक्षमा में तो हम मांस रस का प्रयोग करेंगे ही ना। फिर अब ये है कि ज्वर में हमें कब दूध का प्रयोग करना है, कब हमें ज्वर में विरेचन का प्रयोग करना है, कब हमें ज्वर में निरुवस्ती का प्रयोग करना है, इसका वर्णन किया गया है। फिर कब हमें ज्वर में अनुवासन वस्ती देनी है, कब हमें सिरोविरेचन यानी कि नश्य देना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि किसी को ज्वर हो और आप नश्य दें उसे, ठीक है। तो जब आप संहिता पढ़ेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्या है, क्लियर होती जाएंगी। वरना अभी क्या होता है, किसी को ज्वर हुआ तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सिंपल एक लंघन, त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदर्शन चूर्ण और लक्ष्मी विलास रस, ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं, बस ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ज्वर में कितनी सारी चीज़ें दी हैं। ज्वर में उन्होंने आपको बस्ती भी बता दी, वमन भी बता दिया, विरेचन भी बता दिया, नश्य भी बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, जीर्ण ज्वरे अभ्यंग आदि विधानम, यानी कि जो जीर्ण ज्वर की कंडीशन होती है उसमें हमें अभ्यंग आदि का कैसे विधान करना है, ठीक है। अब देखिए जो जीर्ण ज्वर है उसमें ही अभ्यंग करने का इंडिकेशन दे रहे हैं, जो जो नवीन ज्वर है उसमें नहीं दे रहे हैं। नवीन ज्वर में क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नवीन ज्वर में क्या होता है, शरीर में आम दोष होता है और आपको पता है कि आम की कंडीशन में अभ्यंग करने के लिए मना करा हुआ है। तो सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हमें संहिता का हर एक स्थान, हर एक अध्याय, हर एक श्लोक पढ़ते हुए चलना है। फिर उसके बाद देखिए, ज्वरिता नाम यवागु आदि अर्थे प्रशस्तानी धान्यानी। अब क्या कह रहे हैं, ज्वर में जो हमने आपको बोल दिया है कि यवागु आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको कौन से धान्य लेने हैं, ठीक है। सूग धान्य लेना है, समी धान्य लेना है, क्या लेना है। फिर अब देखिए, अगर आपने अन्नपान चतुष्क नहीं पढ़ा होगा तो आपको कैसे पता होगा कि सूग धान्य में कौन आता है, समी धान्य में कौन आता है, कु धान्य में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर ले रहे हैं ज्वरिता नाम यूष अर्थे हितानी अन्नानी, यूष बनाने के लिए आपको कौन से अन्न लेने हैं, ठीक है। फिर ज्वरिता नाम हितानी शाकानी, यानी कि ज्वर की कंडीशन में कौन सा शाक हमें यूज़ करना है, कौन सा मांस यूज़ करना है, पान के लिए क्या देना है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें नव ज्वरे अपथ्यानी, यानी कि नव ज्वर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपथ्य होती हैं, इसका वर्णन करा है।
फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि ज्वरघ्न कषाय कौन कौन से होते हैं। पंचशु विषम ज्वरेशु हिता पंच कषाया। अब देखिए विषम ज्वर में जो 5 प्रकार के कषाय बताए हैं, ये कषाय जो है हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पीजी में भी इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, वत्सक आदि कषाय, मधुक आदि हिम, अनुलोमन कषाय, सन्निपात ज्वर में बृहत आदि योग, शटी आदि गण, बृहति आदि गण, इनका यूज़ कैसे करना है वो बताया है। पिपासा ज्वर नाशन कषाय यवागु, इनका वर्णन करा है। जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग, ठीक है, जीर्ण ज्वर में घृत का युक्तिपूर्वक कैसे प्रयोग करना है वो बताया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य घृतों का वर्णन उन्होंने वहाँ पे करा हुआ है। फिर ज्वर में ये बताया है कि संशोधन के योग्य अवस्था कौन कौन सी है। उन्होंने ये तो बता दिया कि वमन कराना है, विरेचन कराना है, लेकिन उसके लिए योग्य अवस्था कौन सी है, कौन सी अवस्था में कराओगे आप, वो बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि अभ्यंग प्रदेय प्रलेप इसका कब करना है। फिर इसके बाद इन्होंने चंदन आदि तेल का वर्णन करा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेफरेंस पूछा जाता है कि चंदन आदि तेल का वर्णन, रोग अधिकार क्या है, तो चंदन आदि तेल का रोग अधिकार है ज्वर में। और ज्वर में भी ये क्यों आया है, दाह प्रशमन के लिए, क्योंकि चंदन क्या है, ठंडा है ना। फिर अगरू आदि तेल, अगरू क्या होता है, गर्म होता है, उष्ण होता है, तो अगर किसी को ज्वर में क्या हो रहा है, ठंड लग रही है, तो हम उसे देंगे अगरू आदि तेल। अगर उसे दाह हो रहा है तो हम उसे देंगे चंदन आदि तेल। ठीक है, अब ये तेल देखिए मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और अगर नहीं है तो इससे आपको एक इंडिकेशन तो मिल गया ना। मान लीजिए आपके पास पेशेंट आता है और वो बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा दाह हो रहा है, ज्वर की कंडीशन है। ठीक है, आपने सारी कंडीशन देखी, आपको लगा कि हाँ कि इसमें मैं ऑयल से मसाज करने के लिए बोल सकता हूँ, तो आपने क्या पढ़ा है कि दाह प्रशमन के लिए हमें चंदन आदि तेल का यूज़ करना है। तो अगर चंदन आदि तेल अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे अपनी युक्ति से नारियल का तेल यूज़ करवा सकते हो। नारियल का तेल क्यों यूज़ करवा सकते हो, क्योंकि नारियल का तेल शीत गुण वाला होता है। इसी तरीके से अगरू आदि तेल उन्होंने जो बोला है वो बोला है शीत प्रशमन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है उसके लिए, तो सिंपली आप वहाँ पे उसको क्या बोल दोगे, सरसों का तेल। तो ये क्या है, ये हमारी एक युक्ति है जो कि हमें शास्त्रों को पढ़ने से ही आती है। अगर हम सिर्फ पीजी की तैयारी करते हुए हम क्या पढ़ते हैं कि हाँ कि ज्वर चिकित्सा में क्या है, चंदन आदि तेल का रेफरेंस है, अगरू आदि तेल का रेफरेंस है, और जब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं तो हमें रेफरेंस तो याद रहते हैं कि हाँ कि अगरू आदि तेल का रेफरेंस जो है वो ज्वर चिकित्सा में आया था, और हम ये नहीं पढ़ते कि अगरू आदि तेल का रेफरेंस आया है तो वो किस पर्पज़ से आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हमें संहिताओं को रटना नहीं है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद ये बताया है येषाम ज्वरे लंघनम ना हितम, यानी कि ऐसे ज्वर के बारे में बताया है जिसमें कि लंघन हितकारी नहीं होता है। ठीक है, फिर लंघन आदि के क्रम क्या है, ज्वरस्य अष्टमे अहनि निरामत्व हेतु, फिर ये बताया है कि 8वें दिन ज्वर जो होता है वो निराम हो जाता है। तो देखिए अभी हम सिर्फ इसकी विषय सूची पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या क्लियर हुई है कि ज्वर जो निराम होता है वो होता है 8वें दिन। तो यानी कि क्या, अगर आपके पास कोई ज्वर का पेशेंट आता है तो आप उसको 7 डेज तक क्या करो, सिर्फ पथ्य फॉलो करवाओ। पथ्य में क्या करना है कि आम दोष को बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ें उसे नहीं देनी है। अब जैसे होता क्या है कि लोगों को फीवर आता है या फिर ज्वर आता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, पैरासीटामॉल ली उन्होंने और वहाँ से दूसरी तरफ से रोटी सब्जी सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें और क्या कराएंगी, बॉडी में आम दोष को उत्पत्ति कराएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि 8 दिन तक, जब तक कि ज्वर निराम नहीं हो जाता है, ये तो 8 दिन की तो बस इन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की बॉडी में ज्वर जो है निराम वाली कंडीशन में होने में 8 से ज़्यादा दिन भी ले सके। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया है कि 8वें दिन ही हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने हेतु बताए हैं। फिर उन्होंने बताया है ज्वरे गुरु भोजनस्य निषेध, यानी कि ज्वर में आपको गुरु भोजन का निषेध करना है। और आपको पता है कि रोटी हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें कितनी गुरु हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वातजे ज्वरे आदाव
आदाव अभ्यंग आदयो कार्या। फिर ये बताया है कि वातज ज्वर जो होता है उसमें हमें अभ्यंग आदि करना है, ठीक है। फिर हमें ये बताया है कि ज्वर आदि दोषों की अपेक्षा रखते हुए कैसे उनकी चिकित्सा करनी है। फिर कर्णमूल शोथ की चिकित्सा बताई है। फिर ये बताया है कि ज्वर में रक्त अवशेष यानी कि रक्त मोक्षण कब करना है। फिर ये बताया है कि विसर्प अभिघात विस्फोटक ज्वर की चिकित्सा कैसे करनी है। अब देखिए आप, विसर्प को हम सिंपली किससे कोरिलेट कर देते हैं, अर्टिकेरिया से, ठीक है। तो विसर्प की कंडीशन में अगर किसी को ज्वर हो रहा है तो उस टाइम पे उसकी चिकित्सा क्या रहेगी, ठीक है। फिर ये बताया है जीर्ण ज्वर की विशेष चिकित्सा क्या है। फिर तृतीयक ज्वर, विषम ज्वर, इनकी चिकित्सा बताया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो आई है ज्वर में देव व्यापाश्य चिकित्सा करते हुए हमें क्या करवाना है। फिर धातुगत ज्वर की चिकित्सा, फिर अभिघातज, काम, क्रोध, इनकी चिकित्सा, ज्वर मोक्ष के क्या लक्षण हैं, मुक्त ज्वर के क्या लक्षण हैं, कब आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये व्यक्ति ज्वर से मुक्त हो गया है, ज्वर में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पुनरावर्तक ज्वर के हेतु क्या हैं। बहुत से पेशेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब दवाई खाते हैं, ज्वर उतर तो जाता है लेकिन बार बार फीवर आते ही रहता है कुछ टाइम के बाद, तो उसके क्या हेतु हैं, उसकी क्या चिकित्सा है, ठीक है। और ज्वर का प्रशमन करने में भिषक की क्या विशेषता है, ठीक है, भिषक की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताते हुए उन्होंने क्या करा है कि ज्वर चिकित्सा को समाप्त करा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अभी हम एक्चुअल चैप्टर में पहुँचे नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए संहिता को पढ़ने में। बाकी ये है कि आगे अंदर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो तो कॉमनली ही रहेंगे, उनको पढ़ने का तरीका कॉमन ही रहेगा। तो बस कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके संहिताओं को खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बस यहीं पे ही आज की क्लास रोकेंगे। कल जो है हम रक्त पित्त चिकित्सा के बारे में देखेंगे। रक्त पित्त तो छोटा सा ही है, हो सकता है कि कल हम 3-4 चैप्टर और कवर अप कर लें। किसी की कोई क्वेरी रहेगी, कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा या पर्सनल भेज दीजिएगा। अभी शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों की गाइडेंस वेल की क्लास है तो आप वो ले लीजिए। थैंक यू।